चलिए शुरू करते हैं ब्लड कोगुलेशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में कैसे कैसे जो है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो हमारा ब्लड कोगुलेशन है वो कैसे होते हैं, उन सब सारे कौन कौन से फैक्टर्स है जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है अगर हमारे बॉडी में जो रप्चर हो जाता है, जब उनके कट हो जाने के बाद जो हमारे वहां पे बॉडी के अंदर का सिस्टम एक्टिव हो करके उस पार्ट को क्लॉट कर देता है, वहां पे क्लॉट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाना और बाहर की तरफ ब्लड को नहीं आने देना, उसको हम लोग ब्लड कोगुलेशन में काउंट करते हैं। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन 1954 में ये चीजें स्थापित हुई थी, तो उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है सो उन्होंने लिस्ट किया था, जिससे उन्होंने बताया था कि ये सब सारे क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प करते हैं ब्लड के कोगुलेशन में। तो सबके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये लिस्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं जिसमें आपको देखने को मिलेगा सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है, जैसे कि फैक्टर फर्स्ट जो कि है फाइब्रिनोजेन, वो सिंथेसिस होता है लीवर में। ठीक है, फाइब्रिनोजेन का काम है क्या कि फाइब्रिन को फॉर्म करेगा। देखेंगे अलग अलग कैसे कैसे ये काम करता है। सेकेंड फैक्टर जो है प्रोथ्रोम्बिन है, जो ये भी लीवर में सिंथेसिस होगा। थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि रिलीज होता है डैमेज प्लेटलेट से। फैक्टर 4 कैल्शियम आयन है, जो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को आगे के प्रोसेस के लिए। फैक्टर 5 है जिसको हम बोलते हैं लेवाइल फैक्टर और प्रो एक्सेलरिन बोलते हैं, जो कि लीवर में सिंथेसिस होता है। फैक्टर जो 6 है वह एक्सेलरिन, जो कि हाइपोथेटिकल फैक्टर बोला जाता है। इसको हाइपोथेटिकल फैक्टर बोलने का मीन्स है कि इन्हें लगता है, साइंटिस्ट ने राइज किया कि कुछ इस टाइप के फैक्टर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बट अभी तक वो जो है सो अलग नहीं किए गए हैं। इससे पहले 12 फैक्टर ही होते थे, बट ये जो जब से हाइपोथेटिकल फैक्टर काउंट किया गया तब से पूरे के पूरे 13 फैक्टर लिस्ट किए गए हैं। अब जो है उसके बाद है 7th फैक्टर, जिसका नाम है स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिन, जो कि लीवर में सिंथेसिस होता है। स्टेबल फैक्टर लीवर में सिंथेसिस होता है। 8th हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हीमोफिलिया ए हो जाता है। ये जो है अपना एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसके कारण से हीमोफिलिया होने के चांसेस रहेंगे। ये जो है 7th। ये 9th वाले फैक्टर जो है जिसका नाम है क्रिसमस फैक्टर, ये इनको हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, पीटीसी भी बोलते हैं। ये जो है इनकी वजह से, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हीमोफिलिया बी होने के चांसेस रहेंगे। अब 10th जो फैक्टर, जिसको स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते हैं, वो सिंथेसिस होता है लीवर में। जो 11th नंबर फैक्टर है जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो वो जो है इनके जो डिफिशियंसी हो जाएंगे ना, इनके डिफिशियंसी के कारण कॉज करते हैं ये हीमोफिलिया सी होने के कारण होते हैं। अब जो है इनके बाद जो 12 नंबर फैक्टर है जिसका नाम है हैगमैन और सरफेस फैक्टर, इनकी ये जो होती है एक्टिवेट करते हैं स्किन सरफेस को। ये एक्टिवेट कब होते हैं? स्किन सरफेस जो हमारा होता है उसे जैसी ब्लड हमारा टच करेगा, ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉटिंग में हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं। अब जो बात करेंगे सबसे लास्ट 13 फैक्टर जो है जिसका नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लाकी लोवेन फैक्टर, जिसको बोलते हैं लाकी लोवेन फैक्टर बोलते हैं। ये हमारे ब्लड प्लेटलेट से जो है रिलीज होता है। अब ये सब सारे जो है 13 फैक्टर हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे कि 13 फैक्टर्स कैसे कैसे जो है ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक नॉर्मल तरीका देख लेंगे, नॉर्मल वे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे फैक्टर्स का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सारे फैक्टर्स देख लिए थे, अभी हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल प्रोसेस, फिर अभी तक इसके बाद हम लोग देखेंगे कैस्केड के बारे में, जो एक जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैसे हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। तो कहीं पे अगर किसी पोर्शन में क्या होता है कि कहीं छोटा सा भी कट हो जाता है, तो मतलब कट होते ही क्या होता है कि जो ब्लड का प्लेटलेट्स है इंजर्ड पार्ट में, वो तुरंत जो है एक टाइप का फैक्टर बनाना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो बनाना स्टार्ट कर देता है और हमारा लीवर एक टाइप के प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे, एक टाइप के अदर फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और ये दोनों चीजें मिलकर के पूरा का पूरा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं कैल्शियम आयन की मदद से और जो विटामिन के की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर में, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर।
जो प्रोथ्रोम्बिन लीवर ने सिंथेसाइज करा था वो इनएक्टिव मोड में था, अब उसको एक्टिवेट करना है, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है ना उसको एक्टिवेट करना है, वो सोया हुआ है उसको जगाना है, यानी उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप पे ये कंप्लीट नहीं होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है और टू वे पाथवे से ये कंप्लीट होता है। पहला जो पाथवे है वो इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, वो तो हम लोग देखेंगे जब फैक्टर्स वाली चीजों में। यहां पे सिंपली देखते हैं कि जैसे इंजर्ड प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो एक्टिवेटर है। वो जैसे ही फॉर्म करा, जैसे ही वो फॉर्म हुआ तुरंत जो है सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर गया, यानी कि कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी जो एक्टिवेटर है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज भी उसको बोलते हैं, उसने आकर के प्रोथ्रोम्बिन को यहां से थ्रोम्बिन में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। यहां पर में कैल्शियम आयन जो है इनकी मदद बहुत ज्यादा होगी। ये जो है फैक्टर 6 में काउंट आते हैं आपके, सॉरी नहीं, फैक्टर 4 में काउंट आते हैं ये चीजें, ठीक है। जो अपने कैल्शियम आयन है ये फैक्टर 4 में है। अब जो है हमारा थर्ड स्टेप चालू हो जाता है, थ्रोम्बिन के बनते ही थर्ड स्टेप चालू हो गया। इसमें क्या है कि फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन अपने बॉडी में सॉल्युबल फॉर्म में था। जब मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था तो बताया था कि ये सॉल्युबल फॉर्म में रहता है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजेन जो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन के बारे में मैंने बता रखा था ऑलरेडी, ये है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, इसके बारे में बताया था मैंने, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो फाइब्रिनोजेन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा तुरंत इनकी वजह से, थ्रोम्बिन की मदद से। थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करते हैं, ये थ्रोम्बिन की मदद से एक्टिवेट हो जाएंगे। थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करेगा, चेंज कर देगा फाइब्रिन मोनोमर में, फाइब्रिन मोनोमर में इसको चेंज कर दिया गया है। फाइब्रिन मोनोमर जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल मतलब जो है एक फ्रैगमेंट, फाइब्रस फ्रैगमेंट में ये चीजें कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इनसॉल्युबल मोड में ये चीजें आ चुकी है, लेकिन एक बना। अब उसमें होगा पॉलीमेराइजेशन। अब इसमें जैसी पॉलीमेराइजेशन होगा, अब इसमें बहुत सारे जो है फाइब्रिन बनना स्टार्ट हो गया। अब फाइब्रिन जैसी बना तो उसके बाद डेड प्लेटलेट्स, आरबीसीज डेड रहते हैं वो, ये अपने फाइब्रिन, विटामिन के और ये सब चीजें जाकर के जो है, मान लीजिए कि स्पेशल प्लेस पे यहां पर में कोई कट हुआ है तो यहां पर में जाकर क्या होगा कि इसको कट को यहां पर में फाइब्रिन की मदद से और अलग अलग चीजों की मदद से इसको जमा करने के लिए, इसको क्लॉट करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये जो यहां पर क्लॉट होता है, इस क्लॉट का नाम दिया था, जो क्लॉट है, क्लॉट जो है इसका नाम दिया था थ्रोम्बोज। ये चीजें याद रखना है आप लोग को, थ्रोम्बोज बोलते हैं इस जो क्लॉट को, क्लॉट जो हो जाता है इसको थ्रोम्बोज नाम दिया गया है। तो इस तरह से नॉर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस काम करता है। अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो लोग देखते हैं कैस्केड वाला रिएक्शन की कैसे कैसे एक एक फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, एक एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के क्लॉटिंग में। चलिए शुरू करते हैं ब्लड कोगुलेशन के बारे में। सेकेंड फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मल प्रोसेस था। फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं। जो सारे स्टेप है वो सेम है। फर्स्ट स्टेप है कि कैसे एक्टिवेटर जो है तैयार होगा, प्रोथ्रोम्बिन का जो एक्टिवेटर है वो कैसे तैयार होगा। एक्टिवेटर अगर तैयार होगा प्रोथ्रोम्बिन का तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। अब थ्रोम्बिन सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजेन है सॉल्युबल फॉर्म में, उसको फाइब्रिन इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप को। मैंने पहले बताया था फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑलरेडी दो अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट होता है। जो अलग अलग छोटे स्टेप में जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो तैयार होता है, वो बनता है, सिंथेसिस होता है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। जो एक्सट्रिंसिक वाले पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये जो पाथवे है, जैसे ही कोई इंजर्ड पार्ट हुआ, इंजर्ड टिश्यू जैसी हुआ, वो टिश्यू फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म करना चालू कर चुका है वो। जैसे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इंजर्ड टिश्यू जैसी हुआ, वो तुरंत बनाना स्टार्ट कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन को। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जो फैक्टर 10 को, जो कि इनएक्टिव मोड में है, ये इनएक्टिव मोड में रहता है, पहले से इनएक्टिव रहता है, उसको एक्टिव करता है। फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ 7th नंबर फैक्टर की मदद से उसको एक्टिव कर देता है। अब जैसे ही एक्टिव हुआ फैक्टर 10, अब वो क्या होगा, फैक्टर 5 की मदद से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना चालू कर दिया। कितना इजी स्टेप है देखिए। जैसे इंजर्ड टिश्यू हुआ, इंजर्ड टिश्यू होते ही क्या करेगा, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, फैक्टर 10 जो है, फैक्टर 10 को एक्टिव करेगा, क्योंकि पहले से इनएक्टिव मोड है। तो 7th की मदद से क्या करेगा, 7th नंबर फैक्टर की मदद से क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। और जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिव हुआ, फैक्टर 5 की मदद से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को चालू कर देगा, स्टार्ट कर देगा, सिंथेसिस कर देगा।
अब इसमें देखते हैं बी में जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब ये काम करेगा जैसे हमारा ब्लड बाहर आया ना, तो हमारे ब्लड के जो वेसल्स होते हैं वहां के सबसे आउटर लेयर होते हैं कोलाजन वाले, और कोलाजन के प्रेजेंस में जैसे ही आते हैं ये फैक्टर हो जाता है चालू, काम करना स्टार्ट कर देता है। देखिए क्या होता है, ये इंट्रिंसिक पाथवे में जो ब्लड एक्सपोज टू कोलाजन, जैसी ब्लड वेसल्स के कोलाजन से एक्टिवेट हुआ, मतलब वो जैसे टच हुआ, जैसे उनके प्रेजेंस में आया, तुरंत जो है फैक्टर 12, जो फैक्टर 12 है वो इनएक्टिव मोड में था, अब एक्टिव हो चुका है, एक्टिव 12 में चेंज हो चुका है। अब एक्टिव जो हो चुका है, एक्टिवेट जो हो चुका है 12th फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर 11 को जो कि इनएक्टिव मोड में है उसको एक्टिव करने का स्टार्ट करेगा, एक्टिव 11 बना देगा उसको। और जब एक्टिव हमारा 11 है, 11 एक्टिवेट हो गया है, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा 9th नंबर फैक्टर है, 11th नंबर फैक्टर क्या करेगा, 9th नंबर फैक्टर को, वो भी इनएक्टिव है, सारे जो है इनएक्टिव मोड में रहते हैं, सबको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, तो 9th नंबर भी इनएक्टिव है। तो जो 11th हमारा एक्टिवेट हो चुका है, 9th नंबर को क्या करेगा, 9th नंबर फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। अब एक्टिवेट हो चुका है हमारा 9th नंबर फैक्टर, अब वो कैल्शियम के आयन की वजह से, कैल्शियम आयन जो है उनकी मदद से ये कर रहा है, ये सारा काम जो 9th नंबर फैक्टर हमारा एक्टिवेट हुआ है वो कैल्शियम आयन की मदद से हुआ है, जो कि कैल्शियम आयन जो है हमारा वो है 4th नंबर फैक्टर, ठीक है। अब जो 9 नंबर एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट होते ही 10th नंबर को फिर से आ जाइए, ये पोजीशन यहां से जो चीजें हैं यहां से, तो ये क्या किया, 10th वाला जैसे ही इनएक्टिव मोड में था तो आकर के 9th वाले ने क्या किया, उसको एक्टिव कर दिया, 10th वाले को एक्टिव कर दिया। अब जैसे ही 10th वाला एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना चालू हो जाएगा, और ये जो एक्टिवेट होता है, ये चालू होता है, उसमें जो है अपना 3rd नंबर फैक्टर, 5th नंबर फैक्टर प्लस प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो है ये सब चीजें मदद करती हैं इनको एक्टिवेट करने में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या हुआ कि ये चीजें जैसे यहां पे कट हुआ तो यहां पे प्लेटलेट्स के जो ये जैसे कट हुआ तो टिश्यू जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना चालू कर दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते ही सारे के प्रोसेस स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के जो कोलाजन थे उनके प्रेजेंस में आते ही सबसे पहला जो 12 नंबर फैक्टर है वो चालू हो गया, उनको एक्टिवेट किया गया, फिर 9 नंबर को एक्टिवेट किया गया उनकी मदद से, फिर 9 की मदद से 11 को एक्टिवेट किया गया, उसमें कैल्शियम आयन की प्रेजेंस थी, फिर 9 की मदद से जो है 10th को एक्टिवेट किया गया। जैसे 10th एक्टिवेट हुआ तुरंत प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को चालू कर दिया, वहां पर 3rd एंड 5th एक्टिवेटर की जरूरत पड़ी। इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चालू हो चुका है, बन चुका है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन गया तो अब हम एंट्री करेंगे 2nd नंबर स्टेप में, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चीजें चेंज हो जाएंगी। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, उनको एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत थी, जिसको मैंने फर्स्ट स्टेप से कंप्लीट कर दिया। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे यहां पे डालेंगे तो जो प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ था कुंभकर्ण की तरह, जिसे कुंभकर्ण के आगे हम लोग जलेबी मिठाई डालते वो जग गया था, याद है, मतलब जैसे हम लोग देखते रामायण वगैरह में देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सोया हुआ है, इसके सामने एक्टिवेटर डाला गया कि कैसे इसको जगाया जाए। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे ही डाला गया, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो गया। थ्रोम्बिन में चेंज होते ही 3rd स्टेप में एंट्री कर गया। 3rd स्टेप क्या करता है, जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल फॉर्म में है, उस पर थ्रोम्बिन अटैक करेगा और उसको जो बना देगा फाइब्रिन मोनोमर में। फाइब्रिन मोनोमर जब बनेगा तो वो वहां पर वो भी सॉल्युबल फॉर्म, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि पहला जो फाइब्रिनोजेन था वो सॉल्युबल फॉर्म में था, अब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुका है। उसका होगा पॉलीमेराइजेशन, जो कि पिछले स्टेप में भी हम लोगों ने बताया था, पिछले इस प्रोसेस में भी देखा था। उसका होगा पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन से फाइब्रिन बहुत सारे फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे। अब वो हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में, और ब्लड क्लॉट होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो ब्लड कोगुलेट होने से बचाते हैं, रोकते हैं। तो चलिए अब जो देखते हैं ब्लड एंटीकोगुलेंट या एंटीकोगुलेंट प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एंटीकोगुलेटरी प्रोटीन के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कोगुलेशन से रोका जा सकता है, कैसे कोगुलेशन से कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो होते हैं कैसे कोगुलेशन को रोकते हैं। तो यहां आपके सामने लिस्ट है, ये सब सारे लिस्ट है एंटीकोगुलेंट्स के। ये क्या करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो है हेपेरिन, ये मास्ट सेल के द्वारा सिक्रेटेड होता है। इसका नेचर हेट्रोपोलीसेक्राइड का होता है। इनके जो फंक्शंस हैं, ये क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3rd के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे इनका जो है इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन अगर डिक्रीज हुआ तो फिर फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा ठीक से। सेकेंड जो है वो है हेरोडीन, जो कि लीच के सलाइवा में पाया जाता है। हम देखते हैं कभी कभी लीच जब किसी इंसान को या किसी एनिमल्स को जब स्किन में पकड़ता है तो होता क्या है कि ब्लड का जो
फ्लो है वो लगातार होने लगता है, कोगुलेशन नहीं हो पाता है। वजह ये है, रीजन ये है इसका कि हीरोडीन जो कि एंटीकोगुलेंट्स है वो ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर देता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। थर्ड है वारफेरिन। वारफेरिन जो है एंटीकोगुलेंट्स, ये प्लांट के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ये कुछ फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि फैक्टर सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन को, फैक्टर 7 हो गए जो कि स्टेबल फैक्टर प्रोकन्वर्टिन है, फैक्टर 9 को जो कि क्रिसमस फैक्टर है, और फैक्टर 10 को जो कि एस्ट्रोइड पावर फैक्टर है। ये सब सारे फैक्टर को क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है। ये इनका एक और फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है पोटेशियम आयन के इफेक्टिवनेस को। फोर्थ जो है वो है चिलेटिंग एजेंट, जो कि बाइंड हो जाता है कैल्शियम आयन के साथ, और जैसे ही कैल्शियम आयन के साथ ये बाइंड होगा उनकी एक्टिविटी को, उनके फंक्शंस को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वो उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करने देगा, जिससे एंटीकोगुलेटरी एक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट, ये सब आते हैं। एक ईडीटी भी है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, ये भी चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सबसे फिफ्थ में है कि अगर ब्लड को लो टेम्परेचर पे अगर रखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है एंटीकोगुलेशन में, क्योंकि सारे जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि ब्लड बैंक में जब ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो जो जिस पैकेट में वो स्टोर करते हैं ब्लड को, उसको हमेशा जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है, डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं वो लोग। जिससे क्या होता है कि जैसे कि लो टेम्परेचर मिला तो ब्लड की जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, और कोगुलेशन जो है उनका नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग ने देख लिया है।